ओके पीपल, इन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे थे विच आर रिलेटेड टू कार्बन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो एक चीज़ जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएरीज, ठीक है। अभी ये मतलब आपके कैसा होता है, जैसे समझो यहाँ पे मैं बताता हूँ ये क्या होता है। ए समझ लो कोई ए रिएक्शन है, ए प्लस बी जो है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है और ये बन रहा है आपका लेट्स से सी प्लस डी प्लस ई, कुछ भी बन रहा हो, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, तो इसका बीच में ना एक अनस्टेबल कुछ बनेगा, ए प्लस बी ऐसा कुछ अनस्टेबल बनेगा। देयर विल बी एन अनस्टेबल प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म्ड इन बिटवीन विच फाइनली फॉर्म्स दिस। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम इसलिए बोल रहे हैं, देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा ना तो आपको प्रोडक्ट 1 मिलेगा, प्रोडक्ट 2 मिलेगा, प्रोडक्ट 3 मिलेगा, ऐसा मिल रहा है देखो, ठीक है। अभी दिक्कत ये है कि इन तीनों प्रोडक्ट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको चाहिए लेट्स से प्रोडक्ट 1 ही, लेकिन साथ ही साथ आप प्रोडक्ट 2 भी पाएंगे, प्रोडक्ट 3 भी पाएंगे, ठीक है। आपको ये नहीं चाहिए लेकिन वो फिर भी बनेगा और फिर आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी कि इसको इससे सेपरेट कैसे करें, ठीक है। ये जो तमाम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एक चेन में, ये क्यों बन रहे हैं, द रीजन वाई दे आर फॉर्मिंग इज बिकॉज in between there is some reaction intermediates which are formed and these intermediates will determine in what quantities or ratios these P1 P2 and P3 are formed, ठीक है। ये कितने रेशियो में फॉर्म होंगे ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स डिटरमिन करेंगे, ठीक है। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो बीच में बन रहे हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, these are basically unstable, however they will be the determining factor, they will be the determining factor, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये भले ही अनस्टेबल हैं लेकिन यही डिटरमाइनिंग फैक्टर होंगे प्रोडक्ट्स के लिए। क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएरीज। कार्बोनियम आयन जैसे कार्बोकटायन, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, ठीक है, मतलब वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स अपने आसपास के एटम्स के साथ बनाएगा। अगर एक बॉन्ड का चला गया भाई साहब इलेक्ट्रॉन लेकर कोई, ठीक है, कोई बहुत चोर सा एलिमेंट आ गया उसके सामने, तो समझ लो भाई साहब ये कार्बन गरीब हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड में है, मतलब कार्बन से ज़्यादा गरीब तो हाइड्रोजन, उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो उसके साथ चिपका रहेगा। लेकिन सामने आ गया भाई साहब क्लोरीन, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन चोर है ये, समझ लो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर हो रहा था। क्लोरीन और कार्बन की भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत सारी डिफरेंस है, तो क्योंकि डिफरेंस है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि क्लोरीन भाई साहब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चंपत हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो अभी कार्बन की स्थिति क्या हो जाएगी भाई साहब, ये भाई साहब अपना भी एक इलेक्ट्रॉन गंवा चुका है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई खो देता है तो उसका भाई साहब मत्थे पे चढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज नोन एज अ कार्बोकटायन, ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज अ कार्बोकटायन। What is carbonium ion? Carbonium ion is basically formed by losing an electron and this loss of electron forms a carbocation. Clear है, समझ में आ रहा है ये? अभी ये कार्बोकटायन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे टाइप के कार्बोकटायंस बनते हैं। टर्शियरी कार्बोकटायन बनता है, सेकेंडरी कार्बोकटायन बनता है, प्राइमरी कार्बोकटायन बनता है, अलग अलग, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पे एक कार्बोकटायन बना है, यहाँ पे वो CH3 ग्रुप है, ठीक है, इधर एक CH3 ग्रुप है और इधर एक CH3 ग्रुप है। इधर होना चाहिए था H, ये जो भी है निकल गया है और यहाँ पे इसके मत्थे एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज अ टर्शियरी। टर्शियरी क्यों? क्योंकि ये भाई साहब 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस इज नोन एज अ टर्शियरी कार्बोकटायन, ठीक है। और एक और होता है भाई साहब, जैसे समझ लो ये, ठीक है, ये C है, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया भाई साहब आपका CH3, इधर एक H है और इधर वाला निकल गया तो ये हो गया प्लस। 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकटायन। दिस इज नोन एज सेकेंडरी कार्बोकटायन, ठीक है। और होता है आपका भाई साहब प्राइमरी कार्बोकटायन, ठीक है, तो ये हो गया C, ये हो गया लेट्स से H3, ठीक है, CH3 हो गया ये, ओके, और ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है लेट्स से CH3। चलो ऐसे समझते हैं हम, यहाँ पे देखो CH3 हो गया, ये C, इसके आजू बाजू होना चाहिए था H और एक और H होना चाहिए था, वो नहीं है,
तो यहाँ पे बन गया कार्बोकटायन। ये किससे जुड़ा हुआ है भाई साहब? एक कार्बन एटम से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बोकटायन, प्राइमरी कार्बोकटायन। सो ऐसा कार्बोकटायन जो एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकटायन। ऐसा कार्बोकटायन जो दो कार्बन एटम्स के जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकटायन। और ऐसा कार्बोकटायन जो तीन कार्बन एटम्स के जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे टर्शियरी कार्बोकटायन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो ये आपका देखिए कार्बोकटायन है। कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। वाई इज इट पॉजिटिवली चार्ज? बिकॉज यहाँ पे जिस भी एटम के साथ वो एसोसिएटेड था वो एटम उसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया है। ठीक है, तो इसके मध्य ऑब्वियसली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। एनी एटम विच हैपेंस टू लूज एन इलेक्ट्रॉन विल ऑटोमेटिकली एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। सो कार्बन हियर हैज एक्वायर्ड अ पॉजिटिव चार्ज, सो हेंस वी विल कॉल इट अ कार्बोकटायन। कटायन मतलब होता है जिसके पास हो पॉजिटिव चार्ज। कटायन मीन्स एनीथिंग विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज। सो कार्बन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है भाई साहब। इलेक्ट्रॉन्स था इसके पास, चार थे, वो किसी और के साथ कंबाइन करके नहीं किया और वो उसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया है, तो नाउ इट इज रनिंग शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कार्बन एटम पोजेसेस 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई साहब? 6। कैसे? कार्बन का देख लो भाई साहब 6 और ये 12 है। ठीक है, सो पोजेसेस 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ओके, sp² हाइब्रिडाइजेशन है। sp² हाइब्रिडाइजेशन मतलब किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा भाई साहब? देखो कार्बन, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया है। कार्बन का भाई साहब कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बोलो? 1s², 2s², 2p4 है ना भाई साहब। कार्बन का कितना है? 6, 12 ना, 2 सॉरी 2p2 है ना, 2p2 हो गया ये। 6, 12 एटॉमिक नंबर, 1s², 2s², 2p2। क्लियर है? ओके, तो sp² हाइब्रिडाइजेशन मतलब कैसा होता है? देखो ये तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है, इसका मतलब ऐसे होगा। देखो 1s², ये हो गया ऐसे, ठीक है। 2s², 2s² ये हो गया ऐसे, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे क्या है? p में 3 खाने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2px, ये हो गया भाई साहब 2py और ये हो गया आपका 2pz, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं p के मत्थे? 2, यहाँ पे 2 है ना, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, या एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, या एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये हो सकता है कोई भी अरेंजमेंट, ठीक है। नाउ यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो थियरी क्या बोलती है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स, ठीक है, देन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो अभी क्या होगा भाई साहब? इनका हो जाएगा मर्जर, ठीक है। मर्जर इसलिए होगा क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो एनर्जी में डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा? कार्बन ने अभी भी किसी के साथ कंबाइन नहीं किया है, अंदर ही अंदर भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, अंदर ही अंदर हाइब्रिड वैरायटी बन रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब? ये हो गया 1s², ये हो गया 1s², इधर क्या हो जाएगा भाई साहब? इधर क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका कितने हैं? देखो 2s और ये 2px, 2py और ये हो गया आपका 2pz, ठीक है। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं तुम्हारे पास? कितने टोटल हैं? 1 2 3 4। तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स कितने हैं? 1 2 3 4। देखो भाई साहब 1 2 3 4, ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स क्या हो गए? हाफ फिल्ड हो गए। एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। यहाँ पे देखो तुम्हारा ये तो कंप्लीट था लेकिन तुम्हारा ये इनकम्प्लीट था, इसीलिए क्या हो गया भाई साहब? मर्जर हो गया। मर्जर हो गया तो अभी एक एक इलेक्ट्रॉन सब में एडजस्ट हो गए। तुम बोलोगे भाई साहब 2s ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड, 2px ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड, 2py ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड और 2pz ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड। तो सारे के सारे क्या हो गए? हाफ फिल्ड। और थियरी क्या बोल रही है भाई साहब? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। तो दिस इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू कार्बन। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको हम बोलेंगे sp³ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखो क्यों? यहाँ पे एक s और 3 p हैं, तो इसीलिए sp³ हाइब्रिडाइजेशन है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, sp² है, उसमें हम आते हैं बाद में, पहले sp³ का समझ लो। sp³ हाइब्रिडाइजेशन मतलब समझ में आ रहा है? 2s का एक ऑर्बिटल और p के कितने? 3 मर्ज हो गए भाई साहब, जुड़ गए।
तो इसको हम बोलेंगे sp³ हाइब्रिडेशन। कार्बन जनरली आपका sp³ हाइब्रिडेशन दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जब कार्बन के पास भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तब क्या बचा उसके पास? उसके पास अब बचा क्या भाई साहब? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अभी वो थोड़ी ना ऐसा करेगा, इट विल नॉट फॉर्म इट लाइक दिस, ठीक है। तो अभी भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन गया ना भाई साहब, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अभी क्या हो जाएगा बोलो? sp²। समझ में आ रहा है भाई साहब? sp² ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये क्लियर है? क्लियर है। तो कार्बोकटायन आपका क्या होगा? कार्बोकटायन का भाई साहब sp² हाइब्रिडेशन होगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? सिंपल कार्बन का हमेशा sp³ हाइब्रिडेशन होगा, ऐसे कार्बन का, कार्बोकटायन का, नींद आ रही तरह को बहुत जोर से मारूंगा ना, ऐसे ऐसे मत कर, हाँ ठीक है, sp², ठीक है, समझ में आ रहा है? ये sp² का मतलब समझ में आ रहा है? आपका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसने बड़े आराम से अपने मोहरे सजाए थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ही गायब है, तो sp² हाइब्रिडेशन के सिवा और कुछ हो नहीं सकता। सो दिस विल बी sp² हाइब्रिडेशन। इट्स शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, उस केमिकल बॉन्डिंग में हर एक की शेप पढ़ेंगे, sp³ का शेप पढ़ेंगे, sp² का, तो वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर कैसे होता है, ठीक है। हाउ इज इट ट्रायंगुलर प्लेनर? क्लियर है? सो डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक लेंदी चैप्टर है अपने आप में, और उस पर ये आपका दिस कॉन्सेप्ट विल गेट क्लैरिफाइड। सो आर वी क्लियर थ्रू दिस वन? कार्बोकटायन मतलब जिसने अपना भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स खोया है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। कार्बन अटॉम possesses 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, sp² हाइब्रिडाइज हो गया और ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया, ठीक है, ओके। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, ठीक है, तो देखो मैंने आपको अभी दिखाया, टर्शियरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बोकटायन will be more stable than secondary carbocation, will be more stable than primary carbocation, and this will be methyl। समझ में आ रहा है? टर्शियरी कार्बोकटायन मतलब क्या? ये देखो, ये C+ है, यहाँ एक CH3, ठीक है, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, इसको हम बोलेंगे टर्शियरी कार्बोकटायन। कार्बोकटायन ये हो गया, और 3 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया टर्शियरी कार्बोकटायन। ये ज़्यादा स्टेबल है, दिस विल बी मोर स्टेबल देन इसकी स्टेबिलिटी विल बी हायर देन सेकेंडरी कार्बोकटायन। ये प्लस, ये हो गया CH3, ये CH3, और ये हो गया आपका H, ठीक है। दिस विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन है, कितने कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है? 2, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकटायन। दिस विल बी मोर स्टेबल देन CH3, ये हो गया भाई साहब आपका CH2, ठीक है, CH3 CH2। This will be what? This will be primary carbocation. This is tertiary carbocation. This is tertiary carbocation. This is secondary carbocation. This is primary carbocation, and this is basically आपका methyl carbocation, CH3, ठीक है। This is basically methyl carbocation. Clear है? Clear है? Clear है? This is methyl carbocation. टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकटायन। दिस इज मिथाइल कार्बोकटायन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल, ठीक है, ओके। इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई साहब? जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होते हैं, ठीक है। इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज अ लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड, ठीक है। इट इज बेसिकली अ लुईस एसिड। तो कार्बोकटायन बेसिकली क्या करेगा? इट कैन एक्सेप्ट अ न्यूक्लियोफाइल, एंड सिंस इट्स एक्सेप्टिंग अ न्यूक्लियोफाइल इट विल बी टर्म्ड एज अ देखो यहाँ पे क्या है? प्लस, तो प्लस है भाई साहब, तो ऑटोमेटिकली भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इट विल इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल, एंड द मोमेंट इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल इट विल बी बेसिकली फॉर्मिंग अ लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब स्पीशीज विच हैव द पोटेंशियल टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टर्श ब्यूटाइल कार्बोकटायन हो गया ये, ठीक है। जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन। ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन, डाईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन, ट्राईपाइलियमाइन, ट्रोपाइलियमाइन, ट्राइफिनल, ओके, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये आप एक नोट बना सकते हैं, बट यू विल, तो देखो ये है आपका, देखो 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इस पे अटैच्ड हैं, 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इस पे अटैच्ड हैं, ठीक है। एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो गया,
और ये हो गया भाई साहब आपका डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ कार्बोकटाइन, ये वाला याद रखिए भाई साहब, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर एंड दिस इज व्हाट विल बी ओके। कार्बो अनाइन भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड बाय व्हेन द कार्बन लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, तो उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो कार्बो अनाइन क्या हो जाएगा, व्हेन इट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, सो कार्बन एटम इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, कार्बन एटम possesses 8 electrons in its outermost shell, sp cube hybridization and carries a lone pair of electrons, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आपका कार्बन एटम क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब देखो इसके पास क्या था, पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स था, चौथा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया है भाई साहब, ठीक है, और एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अभी इसके पास क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बस 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। सो इट इज नाउ गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हाट इज इट फॉर्म, इट हैज फॉर्म्ड अ नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। कार्बन एटम इज नेगेटिवली चार्ज, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, कार्बन एटम possesses 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कार्बन एटम possesses 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, sp cube hybridization and carries a lone pair of electrons, lone pair of electrons मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स किसी चीज में अभी तक एसोसिएट नहीं हुए, दे आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर जस्ट लाइंग देयर, ठीक है, इट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। sp cube hybridization, sp cube hybridization कैसे हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे आपका कार्बन का कितना था भाई साहब, 1s स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, 2s स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया 2p है, ठीक है, 2px, इसमें एक और इसमें एक है ना भाई साहब, यही था। अभी तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, ठीक है। तो अभी हम इसको भाई साहब अगर sp क्यूब करते हैं, ठीक है, चलो भाई साहब यहाँ पे s और p के 3 खाने है ना, एक 2s का खाना, 2px 2py 2pz, अरे यार हाँ बोलिए ना, कर दिया क्या चालू, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ओके। तो 2s 2px 2py और 2pz, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे पास टोटल, 8, इधर कितने हो गए, 2 चले गए, कितने बचे, 6, ठीक है। चलो भाई साहब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है, दैट्स हाउ यू आर बेसिकली गोइंग टू फिल इट, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फिल इट। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन एंड कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये sp क्यूब मतलब समझ में आ गया, ये गया भाड़ में, ये तो हो गया भाई साहब, इसका कोई लेना देना नहीं है केमिकल कॉम्बिनेशन में, ये अपने जगह पे स्थित है। यहाँ पे s और p हाइब्रिडाइज करके ये ऑर्बिटल बनाया, 6 इलेक्ट्रॉन्स का इधर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन ये मानना समझ में आ रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो, इनकी पेयरिंग हुई है नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये लोन पेयर्स हैं, दीज आर बेसिकली लोन पेयर्स, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन का पोटेंशियल कार्बोकटायन बनाने का भी है और कार्बो अनायन बनाने का भी है, सो दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट, कार्बो अनायन, ठीक है। कार्बन एटम possesses 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन एंड कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल, एक काम करके आ रही है, कार्बोकटायन कैसे फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जाने से, और कार्बो अनायन कैसे फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन्स के आने से। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने देखा कि टर्शियरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटायन। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखिए, ठीक है। जो आपने लिस्ट देखा वो बहुत बड़ी लिस्ट थी, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इधर अंडरस्टैंड और रिमेंबर दैट लिस्ट, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई साहब आपका सेकेंडरी टर्शियरी सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी प्राइमरी से, और प्राइमरी भाई साहब आपका मिथाइल से ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो अगर मैं कार्बो अनायन की बात करूँ तो क्या सीक्वेंस होगा, ऑपोजिट रहेगा, है ना, ठीक है, दिमाग लगाइए, ठीक है। तो कार्बो अनायन की बात करें अगर हम, ठीक है, कार्बो अनायन, कार्बो एटम इज नेगेटिवली चार्ज, वाई, बिकॉज इट हैज़ गॉट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, उधर किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन था, sp2, और यहाँ पे sp क्यूब होगा, ठीक है। वहाँ पे sp2 क्यों, क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो काहे का भाई साहब, वो शेल एम्प्टी रख के क्या फ़ायदा, ठीक है, वो तो वो चला ही जाएगा।
तो वो चला जाएगा, और वहाँ पे आपके यहाँ पे आपके भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो आपका sp³ मेंटेन रहेगा, 2 लोन पेयर्स रहेंगे आपके, ठीक है, 2 खानों में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स रहेगा, 2 लोन पेयर्स. सो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. Carbon atoms possesses 8 electrons in its outermost shell. sp³ hybridations encourage a lone pair of electrons. ठीक है, lone pair of electrons. Clear है? Its shape is pyramidal. ये आप नहीं समझ पाएंगे, जब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आप करेंगे तब आप समझ पाएंगे. फिलहाल के लिए बस थोड़ा सा रट लीजिए, ठीक है. ओके 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 ओके. अभी हम आते हैं भाई साहब इसके स्टेबिलिटी पे. स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कार्बो अनायंस. ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे कार्बो अनायन एलाइल एंड बेंजाइनियम, ये रहने देते हैं, आपको जो समझना है वो ये है. तो आप देखो यहाँ पे ये हो गया आपका सिंगल कार्बन अनायन. ठीक है, ये आपसे इससे ज़्यादा स्टेबल, ये इससे ज़्यादा स्टेबल, ये इससे ज़्यादा स्टेबल, तो उल्टा चलेगा आपका. ठीक है, इट विल बी रिवर्स. ठीक है, आपका उल्टा चलेगा. यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का दिखा हुआ है, तो कार्बो अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कार्बो अनायंस. ठीक है, carbon free radical, the species having trivalent carbon atom bearing no charge and having odd electron or unpaired electron is called as a free radical. ठीक है, species having trivalent carbon atom, trivalent carbon atom मतलब trivalent carbon atom. ओके, चलिए देख लेते हैं. bearing no charge and having odd or unpaired electron. देखो जब भी आपके पास odd इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वाजिब सी बात है कि वो अनपेयर्ड होंगे, उनका पेयरिंग नहीं होगा. ठीक है, are known as free radicals. Free radicals are highly reactive species due to the presence of odd or unpaired electron. इनको भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पेयरिंग कर लेंगे. Free radicals are electron deficient species, hence considered to be neutral electrophiles. In methyl free radical, carbon undergoes sp² hybridization. So we'll just see. ठीक है, तो देखो ये आपका कार्बन हो गया. ठीक है, तो कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं ये. ठीक है, कार्बन के ऑर्बिटल्स हो गए भाई साहब इधर 3, ऊपर एक नीचे एक. ठीक है, क्लियर है. ओके, फ्री रेडिकल मतलब क्या हो जाएगा, देखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स. ट्राइफिनाइल, ये आपका फ्री रेडिकल है. दिस इज बेसिकली अ फ्री रेडिकल. कैसे फ्री रेडिकल हो रहा है, देखो द स्पीशीज हैविंग ट्राइवैलेंट कार्बन एटम्स, मतलब कैसा है, ट्राइवैलेंट मतलब 3 जगह पे कॉम्बिनेशन है, एक पे नहीं है. बेयरिंग नो चार्ज एंड हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. देखो अभी तक हम क्या देख रहे थे, ठीक है, अभी तक भाई साहब हम क्या देख रहे थे, अरे क्या देख रहे थे भाई साहब, ये आपका सी. ठीक है, यहाँ पे आपका 3 ट्राइवैलेंट यहाँ पे भी है, लेकिन इधर यहाँ पे प्लस हो रहा है और यहाँ पे भाई साहब माइनस हो रहा है. ये देख रहे थे ना भाई साहब, ये आपका है कार्बो कटायन, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन भी जा चुका है, और ये आपका कार्बो अनायन, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तो है ही, आगे से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया हुआ है. ठीक है, ये हो गया कार्बो अनायन. अगर ना ही कार्बो कटायन फॉर्म होता है और ना ही कार्बो अनायन फॉर्म होता है, कार्बन वैसे का वैसे ही रहता है अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब फ्री रेडिकल. दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है, यहाँ पे कार्बन इस इकलौते इलेक्ट्रॉन को भी खो चुका है, इसीलिए कार्बो कटायन. यहाँ पे भाई साहब इस इलेक्ट्रॉन को उसने अलग से गेन किया है, तो यहाँ पे हो गया कार्बो एनाइन. ये हो गया आपका किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बच्चा पार्टी, sp². ये हो गया आपका sp³. ठीक है, दिस इज बेसिकली sp³. ठीक है, ये हो गया आपका फ्री रेडिकल. दिस इज बेसिकली नोन एज फ्री रेडिकल. सो ये हो गया आपका फ्री रेडिकल. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये. ओके, जस्ट अगर इलेक्ट्रॉन गया होता तो कार्बो कटायन फॉर्म होता, इलेक्ट्रॉन आया होता तो कार्बो अनायन. अगर ना ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन ट्राइवैलेंट है, ये भी आपका क्या है भाई साहब, आपका ट्राइवैलेंट है. एंड नीदर इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स नॉट इट हैज गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो सिंपली ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी अ फ्री रेडिकल. क्लियर है, दिस विल बी बेसिकली अ फ्री रेडिकल. So species having trivalent carbon atom bearing no charge. चार्ज आपका कब होता है, कार्बो कटायन और कार्बो अनायन में. bearing no charge and having odd electrons और unpaired electron. So but obviously बात है कि भाई साहब आपका एक unpaired electron रहेगा ही रहेगा. ठीक है, और unpaired electron is known as a free radical. Free radicals are highly reactive species due to the presence of odd or unpaired electron. ठीक है, मैं आपको आधे घंटे में कॉल करता हूँ. ठीक है, हेलो हेलो. ठीक है, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हेलो
हाँ हाँ मालूम है, मैं आपको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ चलेगा। तो फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं भाई साहब हम? वाई आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज? देखो यहाँ पे आपका भाई साहब, अरे यार तकलीफ लाइफ में भाई साहब। तो यहाँ पे भाई साहब इसके साथ तो कोई एटम जुड़ा हुआ है, लेट्स से H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक H जुड़ा होना चाहिए था, नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब आपका बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो देयर इज वन इलेक्ट्रॉन, ट्राईवेलेंट है, मतलब बाकी के 3 ऑर्बिटल्स में इसका H का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भाई साहब नहीं है। सो इट इज बेसिकली ट्राईवेलेंट है, ठीक है। सो फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। मतलब देखो अगर इसने कंबाइन किया होता, अगर इसने भाई साहब कंबाइन किया होता, मतलब यहाँ पे भी H होता, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स C के पास कितने होते? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गया ये, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इन मिथाइल फ्री रेडिकल कार्बन अंडरगोस sp² हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मिथाइल फ्री रेडिकल मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? मिथाइल फ्री रेडिकल है, देखो ये आपका मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल है, ये मीथेन से मिथाइल बना है, यहाँ पे सब पे H है आपका, एक H है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका बैठा हुआ है भाई साहब, जो किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स भाई साहब अगर आप देखोगे 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, विनाइल एलाइल क्या होता है, ठीक है। 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। मतलब कैसा है, देखो ये एक फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पे CH3 और इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन खुद का है, तो दिस इज अ टर्शरी, ठीक है। टर्शरी हो गया ये। दिस इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। दिस इज यहाँ पे CH3, यहाँ पे भाई साहब CH3, यहाँ पे हो गया H। दिस इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो ये हो गया भाई साहब आपका CH3, ठीक है, H, ठीक है, ये आपका हो गया। और दिस इज मोर स्टेबल देन, दिस इज मोर, यहाँ पे CH2 होगा, है ना, CH2, दिस इज मोर स्टेबल देन आपका भाई साहब CH3, दिस इज मोर स्टेबल देन CH3। क्लियर है, ठीक है, ओके। सो देखो यहाँ पे 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन मिथाइल, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। कार्बीन्स, सिंगलेट कार्बीन has 2 non-bonding electrons are paired and present in the same orbital, ठीक है। It is a planar and angular. Triplet carbene has 2 non-bonding electrons in different orbitals. Triplet carbene is also called biradical or bivalent free radical. Triplet carbene is sp hybridized and its shape is angular. तो देखो ट्रिपलेट कार्बन है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, ठीक है। तो आपके भाई साहब देखो यहाँ पे एक पेयर में आपके 2 हैं और यहाँ पे भाई साहब एक में एक है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ट्रिपलेट कार्बीन एंड दिस इज सिंगलेट। इन जनरल अ ट्रिपलेट कार्बीन इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे? इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके आगे चल के जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ोगे वहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारे तमाम आते ही रहेंगे, ठीक है। सो हैव योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर, ठीक है, okay. It involves the displacement of electrons in a single covalent bond, that is sigma electrons are involved, ठीक है। देखो जब तक कार्बन भाई साहब, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, लेट्स से यहाँ पे कार्बन है, जब तक सिंगल बॉन्ड बना रहा है तब तक क्या होगा आपका? मैंने बताया था आपको सिग्मा बॉन्ड होगा, और जब जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये होगा पाई, ठीक है। सिग्मा और पाई कैसे बनता है? सिग्मा और पाई कैसे बनता है? सिग्मा कैसा बनता है भाई साहब? डायरेक्ट हेड ऑन ओवरलैप, ऐसा हेड ऑन ओवरलैप है, ठीक है। और पाई कैसे बनता है भाई साहब? साइडवेज ओवरलैप, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो पाई बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड्स तो हेड ऑन ओवरलैप है, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, और साइडवेज ऐसे ओवरलैप होगा तो उसको हम बोलेंगे भाई साहब पाई, ठीक है। दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, क्लियर है। जहां पे भी आपका सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन का, वो पहला बॉन्ड आपका सिग्मा ही होगा, दूसरा बॉन्ड आपका पाई होगा, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, दैट इज ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व।
तो सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्लियरम क्लियरम क्लियरम। द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलो भाई साहब अभी हम देखते हैं भाई साहब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एफिनिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन सेल्फ। ठीक है, तो अभी समझो भाई साहब कार्बन है, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे भाई साहब आपका क्लोरीन है। आपने अगर पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा, है ना, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा था जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या आप ग्रुप में जाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एफिनिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। तो कार्बन भाई साहब पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में है और क्लोरीन भाई साहब राइट में, तो ऑब्वियसली क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी हम आते हैं भाई साहब सी और ये Cl है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। मतलब आपका किस टाइप का बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। मतलब किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी भाई साहब यहाँ पे क्लोरीन, तो दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है, दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो जैसे समझो भाई साहब अपना जीवन है और ये अपना क्या कहते हैं अकबर है, इन लोग ना एक टिफ़िन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो टिफ़िन शेयर कर रहे हैं, अकबर बेचारा दुबला पतला आदमी, ठीक है, वो खाने की कोशिश कर रहा, जीवन उसको खाने नहीं दे रहा, खाने नहीं दूंगा, ये पूरा का पूरा मैं ही खाऊंगा। ठीक है, कहने को तो शेयरिंग हो रही है, लेकिन भाई साहब इसमें जीवन 80-90% वही खा गया। ठीक है, ऐसा हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, सिनेरियो समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि भाई साहब पावरफुल नहीं, मैं खाऊंगा, तो ऐसा जो भी है। ठीक है, तो ये वाला क्लोरीन एटम, इसकी एफिनिटी ज़्यादा, तो अभी क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे भाई साहब, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लोरीन की तरफ। ये जो शिफ्टिंग है इसके वजह से पोलराइजेशन होता है, मतलब इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें डेवलप होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम बोलते हैं भाई साहब पोलराइजेशन। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। ठीक है, और इसका एकमात्र कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन और क्लोरीन में भाई साहब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कहीं कहीं ज़्यादा है। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो अभी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो कार्बन भाई साहब छोड़ दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, तो थोड़ा बहुत उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज क्रिएट्स अ सिनेरियो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज क्रिएट्स अ सिनेरियो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिंपल चीज़ें समझ में आ रही है भाई साहब। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम्स के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसको भाई साहब हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। भाई साहब आपका एक परमानेंट इफेक्ट है ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ओके 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 ओके, चलिए आते हैं हम। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। तो समझ लो भाई साहब ये आपका कार्बन है। ठीक है, समझो, अभी इसको ध्यान से समझना, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लीजिए। ओके, तो समझ लो यहाँ पे, समझो यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है और ये Cl है। कंपाउंड समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। क्लोरोप्रोपेन एक सिंपल सा कंपाउंड है। ठीक है, ओके। इस कार्बन और क्लोरीन में क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा? देखो ये क्लोरीन भाई साहब बहुत लालची है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी खींचने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? इनका देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जहाँ पे भी आपका सिंगल को, जरूरी नहीं है कि दो एटम्स के बीच में सिंगल को, यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसके पास कितने कोवैलेंट बॉन्ड है? इन दो H के साथ एक एक, है ना, दो H के साथ एक एक, यहाँ पे भी भाई साहब दो H के साथ एक एक। ठीक है, और ये कार्बन के साथ यहाँ पे भाई साहब 3 H के साथ, है ना, 3 H के साथ। ये क्लोरीन हर एक कोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा, खुद के कोवैलेंट बॉन्ड से तो खींचने की कोशिश करेगा ही, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, सब जगह से। ठीक है, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जो टेंडेंसी है, जिसके वजह से पोलराइजेशन जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप। तुम बताओ पूरे सिस्टम में सब जगह इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है,
सब के सब इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से क्या हो जाएंगे भाई साहब, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देर इज थ्रू आउट द मॉलिक्यूल अ परमानेंट डाइपोल विच इज गेटिंग सेटअप। यहाँ पे नेगेटिव और ऑब्वियसली सारे कार्बन्स के मत्थे भाई साहब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट इज नॉट दैट दे हैव लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो डेल्टा दिखता है ना, इसका मतलब है कि भाई साहब गया भी नहीं है और अपने पास भी पूरा पूरा नहीं है। समझ में आ रहा है? ये डेल्टा है, डेल्टा नेगेटिव मतलब उसके पास पूरा पूरा आया भी नहीं है, लेकिन उसके पास पूरा पूरा मतलब ऑलमोस्ट कब्जा हो गया है, ठीक है। क्लियर है? डेल्टा बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कार्बन का डिस्टेंस बढ़ेगा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन झेलेगा? ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इसीलिए देखो डेल्टा 1 इज मोर देन डेल्टा 2 एंड डेल्टा 2 इज मोर देन डेल्टा डी। सो आपका इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी क्रिएटेड मोस्टली इन दिस वन, then in this one, then in this one. Clear है? Clear है? Clear है people? Okay, okay, okay. Inductive effect is of two types, plus I effect, electron releasing groups, that is R groups, ठीक है। C2H5, CS3, CH, CS32, CS3 एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या होते हैं भाई साहब? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, ब्यूटाइल ग्रुप, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। जितने भी आपके आर ग्रुप्स होते हैं, आर ग्रुप मतलब एल्काइल, आर ग्रुप मतलब होता है भाई साहब एल्काइल। जहां भी आप आर लिखेंगे इसका मतलब आप क्या लिख रहे हैं भाई साहब? एल्काइल लिख रहे हैं। वेर एवर यू आर राइटिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर मतलब आप एल्काइल लिख रहे हैं। एल्काइल मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? जैसे समझ लो ये CH4 है, इससे ये मीथेन है, तो इसका एल्काइल ग्रुप क्या बनेगा? मिथाइल, ठीक है। ये आपका है भाई साहब इथेन, तो इसका क्या बनेगा? C2H5 इथाइल, ठीक है। ये आपका प्रोपेन है, तो इसका ठीक है, ये क्या बनेगा? C3H7, ठीक है। क्लियर है? ये आपका बन गया भाई साहब प्रोपाइल। ये सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये सारे आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं। आर एक डिनोशन है, ठीक है। तो आपके जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे, मतलब इनके सामने हमेशा कोई ऐसा ही आएगा जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इनसे। तो दीज विल बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, दीज विल बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो इसीलिए ये इंडक्टिव इफेक्ट पहला है आपका प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट ये सारे अल्काइल ग्रुप्स हो गए, मतलब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को खोने की टेंडेंसी है इनकी, ठीक है, ओके। माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इसको हम क्या बोलते हैं? ERG बोलते हैं, ERG, और इसको हम बोलते हैं EWG, ठीक है, EWG। फंक्शनल ग्रुप्स आप पढ़े हैं 10th में, क्या क्या है? जैसे जैसे OH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, है ना। कीटोन्स का एक फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है। COOH ये भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड्स आपका CHO हो गया। ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। देखो आपके हैलोजेंस आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, दे विल बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। और इसलिए ये क्या जनरेट कर रहे हैं? -F, उनके मत्थे -I, मतलब नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। दीज आर जनरली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो इसके मत्थे क्या चालू होगा भाई साहब? ओके। अभी तुम इसको ऐसे सोचो, देखो समझ लो यहाँ पे CH3 है, ये भाई साहब CH, ठीक है, ये हो गया आपका Cl, ये हो गया आपका CH3, ये CH भी नहीं लगेगा ना यहाँ पे, चलो CH3, ठीक है। अभी ये तीनों के तीनों ऐसे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट कैसे जनरेट हो रहा है? ऐसे एक इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो रहा है, ऐसे एक इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो रहा है, और ऐसे एक इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, और ये हो गया डेल्टा प्लस। सब में भाई साहब आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा माइनस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे जनरेट होगा। तो इसका मतलब ये क्यों इंडक्टिव? देखो ये क्या है आपका? मिथाइल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या है आपका? मिथाइल ग्रुप है, अगेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये सारे के सारे भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखो ये CH3 है, ठीक है, ये भी आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सारे अल्काइल ग्रुप्स आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। क्लियर है? तो इनके अंदर +I इफेक्ट जनरेट होगा और इसके अंदर -I इफेक्ट जनरेट होगा। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जनरली ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, जितने भी आपको फंक्शनल ग्रुप्स मिल रहे हैं, ठीक है, ऑल FGs आर जनरली व्हाट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, एंड दे विल जनरेट व्हाट बच्चा बॉडी? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्लियर है?
एंड ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, एंड दे विल जनरेट व्हाट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियरम 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। ये हो गया NO2, ये हो गया X, CN, COH, OH, ये सब क्या हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन स्टेबल कैसे होता है, फ्री रेडिकल्स, एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, सब समझेंगे हम इसको, ठीक है। तो इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन स्टेबल क्यों होगा, वाई विल इट बी स्टेबल, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन क्या होता है, कार्बो कटायन भी हो सकता है और कार्बो एनायन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। ये स्टेबल क्यों होगा, ये स्टेबल क्यों होगा, बोला बोला बच्चा पार्टी, जल्दी से बोला। देखो 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 यहाँ पे समझो, CH3 है, CH3 है, CH3 है, ठीक है। यहाँ पे तुमने क्या जनरेट किया है भाई साहब, कार्बो कटायन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तुम बताओ मुझे ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, इसका किस टाइप का इफेक्ट रहेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये सब के सब भाई साहब इधर आएंगे और इसमें नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट करेंगे। इसके सामने कुछ आ गया तो ये स्टेबल हो जाएगा, दिस विल बिकम स्टेबल, ठीक है, ओके। सो आपके एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव एक्सप्लेन्स सॉरी, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन फ्री रेडिकल्स, ठीक है। कार्बोनियम आयन स्टेबल क्यों होते हैं, प्लस या माइनस, ये स्टेबल क्यों होते हैं, ये एक्सप्लेन करता है। फ्री रेडिकल्स कैसे स्टेबल होते हैं, फ्री रेडिकल्स में भाई साहब इनके मध्य एक नेगेटिव चार्ज है। ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि सबके सब भाई साहब ये फ्री रेडिकल्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक नेचर। समझ लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इथेनोइक एसिड है, ठीक है। इसमें ये वाला ग्रुप क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव जनरेट, ठीक है। और ये एसिडिक नेचर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट कर रहा है। सो इट इज क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ विल जनरेट द एसिडिक नेचर एंड द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस में बेसिक नेचर क्यों हो जाएगा, क्योंकि अमाइंस में ग्रुप क्या है आपका, NH2, और NH2 बेसिकली एक आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, ठीक है, बेसिक नेचर जनरेट करेगा, ओके। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, इसका देख लो भाई साहब, प्लस आई इफेक्ट कैसे डिक्रीज होगा, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट कब जनरेट होगा, जब सामने वाला सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट। और हमको मालूम है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि भाई साहब वो रिएक्शंस को एक्सप्लोजिव बना देता है। नेक्स्ट टू फ्लोरीन द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन, ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। मतलब ये सबसे पावरफुल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर सबसे पावरफुल हो गया तो ये क्या जनरेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट जनरेट करेगा, सामने वाले में प्लस आई इफेक्ट जनरेट करेगा, है कि नहीं। वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो सामने वाले में प्लस आई इफेक्ट, ओके। COO माइनस, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, CH3C, ये टर्शरी कार्बोकटायन हो गया, ठीक है, और कार्बो एनायन सेकेंडरी, ये हो गया भाई साहब आपका प्राइमरी, ये हो गया भाई साहब आपका प्राइमरी, और फाइनली मिथाइल, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपला 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 पीपला, ओके ओके ओके। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट भाई साहब, ठीक है। तो अमोनिया, ये थोड़ा सा आपको लिख के याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू विल बेसिकली हैव टू मेक अ नोट ऑफ। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। ओके 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 ओके। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले, बाप रे इतना कौन याद करेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओ, ठीक है, कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कब होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से आपका जनरेट हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एक लहर सी आ रही है, ऐसे जा रहा है, मतलब देखते हो ना 4-5 नदी आके समुद्र में मिल रही है, वैसा वाला इफेक्ट है ये, ठीक है। जस्ट विजुअलाइज दिस इफेक्ट, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर नाउ। इन चीज़ों को हम धीरे धीरे हर एक चैप्टर में लगाने की कोशिश करेंगे। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन 11th में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 12th में हर एक चैप्टर में ये सारी चीज़ें लगेंगी। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इनमें क्लियर होना चाहिए, वरना हर बार आप फंसेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक्सप्लेन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है
द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज एन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। जैसे जैसे इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट है भाई साहब, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। एक एटम के पास देखो दो एटम्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए एक एटम के पास, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक टेम्परेरी सा इफेक्ट है, इट इफेक्ट ऑपरेट्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। जैसे हम समझ लो यहाँ पे आपका क्या है, देखो सी डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है आपका बेसिकली इथीन है, ठीक है, डबल बॉन्ड है सी, अटैक ऑफ अ रिएजेंट हो रहा है, अटैक ऑफ अ रिएजेंट हो रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब इथीन। अभी देखो इसको समझो, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, या ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे या ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे ड्यू टू द अटैकिंग रिएजेंट। आप बोलोगे भाई साहब कार्बन और कार्बन सामने है तो इन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो कहाँ ये उसकी तरफ जाएगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन ये होगा डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट अटैक, ठीक है। तो एक अटैक ऑफ अ रिएजेंट जब होगा तो समझ लो इधर गया ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, तो अभी क्या हो जाएगा, इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है और उसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, तो इसके मत्थे माइनस और इसके मत्थे प्लस। ये डेल्टा वाला नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है। डेल्टा मतलब ऐसे ही, मतलब एक लेयर सी है, पूरा नहीं आया है, ठीक है लेकिन अपनी तरफ ही है, ठीक है। यहाँ पे पूरा आ गया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब इसके पास चले गए, तो सिंस इट हैज़ लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन अ पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन इट, एंड सिंस इट हैज़ गेन्ड वन इलेक्ट्रॉन अ नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन इट। क्लियर है भाई साहब, ठीक है, ओके। रिमूवल ऑफ रिएजेंट भाई साहब ये दे देगा आपको सेम, अगर आप रिएजेंट को लगाएंगे तो ये होगा, रिएजेंट को हटाएंगे तो अगेन सेम वापस हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रिएजेंट दैट दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विल बी जनरेटेड। दूसरा चेंज आपने क्या नोटिस किया, डबल बॉन्ड से आपका क्या हो गया भाई साहब, सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड रहता तो ये होता ही नहीं था, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट स्टेट्स। अगर ध्यान दोगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो व्हाट वाज इट स्टेट, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards one of the atoms in presence of an attacking reagent is called electromagnetic effect, explains the displacement of electrons in multiple bonds। जहाँ पे एक से ज़्यादा bonds होते हैं वहाँ पे इस तरीके का displacement आपको दिखेगा, ठीक है, ओके। It is a temporary effect। Inductive effect, electromagnetic effect। Inductive effect is permanent in nature, electromagnetic effect is temporary in nature। If the attacking reagent is withdrawn, the original situation is restored। तो अगर आप भाई साहब ये टेम्पररी इफेक्ट है, जो अटैकिंग रिएजेंट है अगर हम उसको विड्रॉ कर लेंगे तो वो वापस आ जाएगा अपने नॉर्मल सिचुएशन में। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है, अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जनरेट करा रहा है। इट इज ड्यू टू द अप्रोच ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। जैसे अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है तो ये अफला तफली मच रही है, ठीक है, ओके। It is the mobility of electrons along the CC bond, that is sigma bond, ठीक है, mobility of electrons along the CC bond, ठीक है। It is the mobility of electrons in multiple bond, double bond, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब CC सिग्मा बॉन्ड ही होगा, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा और दो पाई, है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया, जीवन का आनंद लीजिए। This means that all these structures which you see will coexist at the same time। मतलब भाई साहब 6-7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक साथ एग्जिस्ट। तो देखो बेंजीन में हमने देखा, जैसे बेंजीन में आपका डबल बॉन्ड घूम रहा है तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड ऐसा वैसा घूम रहा है, कहीं पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहीं पे भाई साहब उल्टा अरेंजमेंट है, तो लेकिन डबल बॉन्ड हर ऑल्टरनेट कार्बन एटम पे है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने थे, 3, कितने हैं 3, कितने हैं 3, हर एक में देखो डबल बॉन्ड 3 ही है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब एटम्स में थे भाई साहब कोई भी इलेक्ट्रॉन गायब नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर में है, डबल बॉन्ड की इधर उधर शिफ्टिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई है, लेकिन वही कार्बन और वही हाइड्रोजन और वही ऑक्सीजन और वही 3 डबल बॉन्ड यही चल रहा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ रेजोनेंस से आपको होता क्या है, रेजोनेंस, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रेजोनेंस।
बाबा रामदेव कहाँ लिखोगे, सर पे? तो ले लो ना सप्लीमेंट। मैम देख रही है किसके पास सप्लीमेंट नहीं। अरे तुम नहीं बोल सकते मैम सप्लीमेंट चाहिए? आराम से बैठे हैं भाई साहब, पेपर मिल गया, सर पे लिखेंगे आओ आंसर्स। ओके, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भाई साहब, व्हाट आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? चचा बैग ऊपर, चचा बैग ऊपर, बैग ऊपर। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? रेजोनेटिंग, अभी जितना जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा, ध्यान दीजिए, जितना जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है ये? रेजोनेंस मतलब क्या है? देखो आप ऐसे समझो कि आपको 11 प्लेयर्स का फील्डिंग सजाना है। ऑब्वियसली एक बॉलर है, बाकी 10 प्लेयर्स फील्डिंग में लगेंगे, ठीक है? सो आप जितना आपने फील्डिंग का अरेंज, देखो समझ लो आप किसी लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपका फील्डिंग अरेंजमेंट एक टाइप का रहेगा। जैसे राइट हैंडर आ गया तो फील्डिंग अरेंजमेंट को, वही 10 प्लेयर्स हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? सेव रन्स। क्लियर? योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर फील्ड प्लेसमेंट इज टू सेव रन्स। किसी लेफ्ट हैंडर की तरह भाई साहब उसके इधर फील्डिंग, इससे फील्डिंग रहेगी। जैसे राइट हैंडर चेंज हो गया बैट्समैन, आप भाई साहब देखते रहोगे फील्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है? फील्डिंग विल चेंज। सो व्हाई इज दिस? क्योंकि आपका स्टेबिलिटी बना रहे, फील्ड में स्टेबिलिटी बना रहे। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर में रेजोनेंस ज्यादा रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी हायर रहेगी, ठीक है? द मोर इज द रेजोनेंस, the more is the stability. clear people? Are we clear on this one people? जितना ज्यादा resonating structures होगा, अरे तुम्हारा नाम भी भूल गया। हेलो, लास्ट मैन ऑन द फील्ड, कैन यू प्लीज क्लोज द डोर? मैडम उसमें मंत्र मारेंगे तो नहीं रुक जाएगा, उसकी या तो कुंडी लगानी पड़ेगी वहां पे, आप बार बार वहां पे ऐसे, ओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है डोर में। हाँ ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? समझ में आ रहा है भाई साहब? जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? क्लियर है। मतलब जैसे कैसा है, देखो आपका कोई लेफ्ट हैंडर खेलने आया तो आपने जिस तरीके की फील्डिंग की है, फील्डिंग एडजस्टमेंट की है, राइट हैंडेड बैट्समैन आया उसके लिए भी वही है, तो क्या करेगा? राइट हैंडेड बैट्समैन उस चीज का फायदा उठाएगा, आपकी स्टेबिलिटी टूटेगी, रन आप पिटोगे, है ना? एज अ टीम आप लूज करोगे, यू विल हैव टू अकॉर्डिंगली चेंज, ठीक है? तो जितना भी किसी मॉलिक्यूल में आप चेंज को एडजस्ट कर पाते हो विदाउट changing the basic core or structure of the entire molecule, the more stable it will be. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ये उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं भाई साहब रेजोनेंस, ठीक है? दिस इज रेजोनेंस। ज्यादा करके आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस मिलेगा, ठीक है? तो आपका देखो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेसिकली बेंजीन एंड फैमिली, ठीक है? तो ये हो जाएगा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस मिल रहा है। खुद बेंजीन में तो रेजोनेंस है ही, लेकिन अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसका रेजोनेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ इकलौते बेंजीन में आप 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखोगे, लेकिन यहां पे आप देखो 1 2 3 4, ये 5वां वाला तो इसके सिमिलर ही है, तो आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, जितना आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए देखोगे कि भाई हम बोलते हैं ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन बेंजीन या बेंजीन के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें रेजोनेंस होता है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस किसी, जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा रेजोनेंस को सपोर्ट करेगा उसकी स्टेबिलिटी भी भाई साहब उतनी ही होगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप बहुत सारी चीज़ों को रेजोनेंस में देखेंगे लेटर ऑन, बट फॉर द टाइम बिंग यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते रहेंगे पीपल, ठीक है? सो हैव अ क्लैरिटी, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाइज क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। एनी क्वेश्चन सो फार यूसुफ भाई? एनी क्वेश्चन? नो, बहुत बढ़िया, ठीक है? सो व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप,
अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब यहाँ पे देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहाँ है भाई साहब, ये कार्बन और कार्बन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। When the transfer of electrons is away from an atom or substituent group attached to the conjugated system, तो ये substituent group इस conjugated system में attached है, समझ में आ रहा है, दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये conjugated system है, ये OH ग्रुप आपका substituent ग्रुप है, it is attached to one of the carbons of the conjugated pair, क्लियर है, क्लियर है। When the transfer of electrons is away from an atom or a substituent group attached to the conjugated system, it is termed as positive resonance effect, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हुआ है, एक ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से हुआ है जो ग्रुप कॉन्जुगेटेड कार्बन में से एक कार्बन पे अटैच्ड है। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, बहुत बढ़िया, ठीक है, कि उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस, ओके। तो आपका देखो ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो मेटा, ठीक है, ये सारे पोजीशंस याद कर लीजिए। समझ लो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये कोई भी ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, OH हो सकता है, X हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो भाई साहब इससे पहले पॉइंट पे आप आएंगे तो ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे, इस पॉइंट को मेटा और ये पैरा, चाहे आप ऐसे आए चाहे आप ऐसे आए, इट्स द सेम, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ओके। सो ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, M मतलब हो गया भाई साहब मेटा पोजीशन और P मतलब हो गया पैरा, ठीक है। तो अब बताओ भाई साहब यहाँ पे ध्यान देना, इसके पहले हमने ये वाला पढ़ा, बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन मतलब पहला वाला नेगेटिव कार्बन कहाँ पे आया, ऑर्थो पे, दूसरा वाला बताओ कहाँ पे आया, पैरा, और तीसरा वाला फिर से ऑर्थो, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इनको अगर हम देखेंगे, सो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज विल अटैक ऑन ortho and para positions when substituent on benzene is electron donating group, okay, पीछे जाते हैं हम, ठीक है। ये OH जो है वो किस टाइप का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्यों, क्योंकि O के मत्थे दो लोन पेयर हैं, जो एक लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, OH ग्रुप इज नोन एज EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG बोलते हैं, और एक होता है भाई साहब आपका EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होने के वजह से आपका कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, इरशाद अभी तो बोला तूने, ऑर्थो एंड ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज और पैरा पोजीशन पे अगेन दिस इज ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अटैच्ड है, ठीक है, तो आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या क्रिएट हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो जो नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेजोनेंस। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो जहाँ के यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ये भाई साहब यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में भाई साहब एक ऐसा स्पीशी जो पॉजिटिव है, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो आके आपका इन ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है, विल अटैक on ortho and para positions. Why? Because due to an electrophile like OH present in the benzene group, the ortho and para positions have become negative in resonance structures, ठीक है। So when substituent on benzene is electron donating group, ठीक है। तो electron donating groups कौन कौन से हैं, देखो अभी हमने पढ़ा OH एक है, NH2 एक है, NHR है, NHCOCH3 है, OCH3 है, R है, ये आपका R मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया, R मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना इन सारे ग्रुप्स को, क्या दिखता है आपको, बताओ भाई साहब, लुक एट देम वेरी क्लोजली, लुक एट देम वेरी क्लोजली। हाँ नहीं, H नहीं,
डैश एटम के बाजू में यहां पे कौन सा एटम है? नाइट्रोजन। यहां पे डैश एटम के बाजू में कौन सा है? ऑक्सीजन। यहां पे डैश एटम के बाजू में कौन सा है? नाइट्रोजन। यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन। उसको जरा खोल देना मैडम, उसको जरा खोल दो ना, खोल दो। हाँ दिया है। अच्छा नहीं, क्वेश्चन पेपर है क्या उसमें? अब अनुजा किधर जाएगी? बैठा लो उसको। अनुजा कैसे दहशत में देख रही है, अरे मेरे को उठना पड़ेगा। ओके तो भाई साहब देखो यहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, उसको रहने देते हैं, आर को अभी बाद में निपटेंगे, ठीक है, पहले इनको नप्टोफाई करते हैं, ठीक है। तो आपका देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, जब भी आपके ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सारे के पास ना भाई साहब इलेक्ट्रॉन रहती हैं, ठीक है। देखो ये वाला नाइट्रोजन देखो, समझ लो, इस नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई साहब? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन में बताओ H, 2 H के साथ कंबाइन किया तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर यूज हुए, किसमें? कोवैलेंट बॉन्ड में, और एक कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो कितने यूज हो गए? 3। कितने बचेंगे अभी? 4 बचेंगे। 4 बचेंगे मतलब 2 लोन पेयर्स हैं। मामला समझ में आ रहा है? जहां पे भी लोन पेयर रहेगा वो उपद्रव मचाएगा, ठीक है। जहां पे भी लोन पेयर रहेगा, अभी आपने जैसे देखा OH में 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ट्रर ऐसा घूमना चालू, ठीक है, जैसे ही घूमना चालू डबल बॉन्ड भाई साहब सब हिल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, अभी हमने देखा, ठीक है। सेम चीज यहां पे भी क्रिएट होगी, ठीक है। अगर समझ लो भाई साहब आपका ये एक बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे NH2 अटैच्ड है, NH2 अटैच्ड है, तो ये लोन पेयर भाई साहब आपका मूव करेगा, दिस लोन पेयर विल कीप ऑन मूविंग, क्लियर है। और डबल बॉन्ड की पोजीशंस क्या हो जाएंगी भाई साहब? छाता 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 दे दे उसका, बाप रे, छाता है कि मतलब डायमंड है। मम्मी होती है, मम्मी घर में छाता नहीं। पिछले साल मैंने यहाँ पे 15 छाता बेच दिए, उसी का चाय पी रहा हूँ अभी तक। मैं डाल के थक गया भाई साहब, किसका छाता है लेकर जाओ, लोगों को पड़ी नहीं है। मैंने वहाँ पे धमकी भी दी भाई साहब, मैं बेच दूंगा, फेंक दूंगा, डस्टबिन में डाल दूंगा। कितनी बार पेरेंट्स का ग्रुप बना था, उसमें भी रिक्वेस्ट किया, किसी का रिस्पॉन्स नहीं है। उन्होंने 15 छाता उठाकर बेच दिया, अभी तक चाय पी रहा हूँ, देखा उसका 1 साल तक, ठीक है, जो पैसे कमाए मैंने, छाता वाली चाय है ये। ओके तो ये हो गया भाई साहब आपका NH2, क्लियर है, क्लियर है। ओके OH पे आते हैं भाई साहब। OH बोलो, यहाँ पे एक कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम के साथ। OH के पास कितने होते हैं भाई साहब? 8, तो एक इधर यूज हो गया, इधर भी यूज हो गया, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बचे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। लोन पेयर्स आपके कितने हो गए भाई साहब? 3। ये यूज हो सकता है ना भाई साहब। NHR बोलो, NHR, NHवा आरवा, ठीक है, NHR। नहीं यार यहाँ पे 2 बचेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, तो 2 लोन पेयर बचेंगे, ठीक है। इसका देख लो भाई साहब NHR, इस N को देखो, ये N एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और यहाँ पे एक कार्बन के साथ है, तो ऑब्वियसली इसके पास भाई साहब वही 2 लोन पेयर, ठीक है। सारा तांडव किस लिए हो रहा है? क्योंकि लोन पेयर है। लोन पेयर जैसे ही कार्बन वाले एटम के साथ अटैच रहेगा, वो लोन पेयर भाई साहब घूमेगा, ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। ओके अभी हम आते हैं भाई साहब R पे। R पे तो कोई लोन पेयर नहीं होता। R क्या है? R इज बेसिकली जैसे मिथाइल हो सकता है भाई साहब, इथाइल ग्रुप हो सकता है, इट इज एन अल्काइल ग्रुप, इट डजंट हैव अ लोन पेयर। सो व्हाई विल इट बी एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पीपल? व्हाई इज इट हियर कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? बोला बोला, जल्दी से बोला। हाँ हाँ कुछ बोला आपने? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं उसके पास, नहीं है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब, नहीं है। ये सब इंस्टॉलमेंट में क्यों आ रहे हैं? आपका भी छाता रह गया है? ओके थैंक यू।
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अरे अभी आपने देखा इंडक्टिव इफेक्ट, अरे हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट देखा आपने। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट में भाई साहब जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं वो किसी न्यूक्लियोफाइल की तरफ भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, ठीक है। इट इज ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर नहीं है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सिस्टम में। तो मैं सिंपल तौर पे से आपको ये बोल सकता हूं कि अगर जो बेंजीन मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है तो उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से O और P पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और पॉजिटिव जो आयंस हैं वो इन जगहों को अटैक करेंगे। इसीलिए हम इस टाइप को रेजोनेंस को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेजोनेंस। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रोफाइल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। सो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस व्हेन सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये सारे आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, इट हैज टू बी एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्लूडिंग एनी एल्काइल ग्रुप एज वेल, ठीक है। क्लियर है? इतना शायद आपको याद ना रहे, लेकिन अगर आपको इतना याद है कि भाई साहब नाइट्रोजन के मत्थे 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के मत्थे 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के मत्थे 2 लोन पेयर हैं, इस वाले नाइट्रोजन के मत्थे 2 लोन पेयर हैं, इस वाले ऑक्सीजन के मत्थे भाई साहब 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। इस तरह से अगर लोन पेयर की अंडरस्टैंडिंग आपको होती है तो यू कैन ईजिली विजुअलाइज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द बॉन्ड्स इन अ रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। और आर का तो भाई साहब इंडक्टिव इफेक्ट है ही, ठीक है। तो दिस जनरेट्स पॉजिटिव रेजोनेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। नेगेटिव रेजोनेंस कब हो जाएगा? जब भाई साहब सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक भाई साहब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था, तो समझ लो ये कोई कंपाउंड है। अभी यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन को हम, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है और ये वाले ऑक्सीजन के साथ। ये एरो क्यों दिया हुआ है इसको हम समझेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के पास भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स? टोटल 7। 2 है भाई साहब पहले वाले में और 5 है नेक्स्ट वाले में। तो 5 इलेक्ट्रॉन से इसकी बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो गया और यहाँ पे उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने दे दिए। ये इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन में ध्यान देना, इस वाले ऑक्सीजन में जो बॉन्डिंग हुई है उस बॉन्डिंग में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है वो आया है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें से 2 इधर बॉन्डिंग हो गई, 1 के साथ इधर बॉन्डिंग हो गई, 2 के साथ इधर बॉन्डिंग हो गई, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से ही आ रहे हैं। दे आर बोथ कमिंग फ्रॉम नाइट्रोजन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ पे क्या ये मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? ओके, ओके। तो अभी ये नाइट्रोबेंजीन है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसके पहले आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन के मत्थे 2 लोन पेयर हैं। क्या यहाँ पे लोन पेयर रहेगा? नहीं रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए हैं इस वाले बॉन्डिंग में, और इसीलिए देखो ऑक्सीजन के मत्थे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुमको? 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, क्यों? ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए भाई साहब? टोटल 8 है, 2 इधर और 6। इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं हुआ है, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन भाई साहब यूज नहीं हुआ है। क्लियर है? ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे उसको मुफ्त में इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, किससे? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का लोन पेयर गया है ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स बरकरार और ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गए, तो उसका पेट भर गया 8 इलेक्ट्रॉन से। ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर है? क्लियर है? बॉन्डिंग समझ में आ रही है यहाँ पे? इसको हम बोलते हैं, दिस इज नॉट अ परफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एटम्स के बीच में कोवैलेंसी होती है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड तो होता है लेकिन डोनर एक ही होता है। मतलब दोनों कोवैलेंट, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इससे 1 इलेक्ट्रॉन आया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन आया, या इससे 2 इलेक्ट्रॉन आया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन आया। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वही इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आएंगे। तो यहाँ पे भाई साहब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आए, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। सो दिस इज बेसिकली ड्यू टू, तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन हो गया। तो हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा कि अच्छा नाइट्रोजन है तो इसका मतलब भाई साहब रेजोनेंस इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे
आपका पॉजिटिव रेजोनेंस नहीं बन रहा है, नेगेटिव, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट इट। तो यहाँ पे ये वाला जो आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ये वाला जा रहा है इसके पास, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास जा रहे हैं। अब बताओ क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके पास चला गया। तो अभी नाइट्रोजन भाई साहब फंस गया, क्योंकि नाइट्रोजन के तो एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया ना, तो नाइट्रोजन अपनी पूर्ति कैसे करेगा? हाउ विल इट बेसिकली फॉर्म द ऑक्टेट? तो इट विल टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉन्ड। क्या ये मूवमेंट समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो बताओ अभी क्या हो गया? ऑक्सीजन के मत्थे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन के पास गए। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में एक तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था और दूसरा आया भाई साहब नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? एक। तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? एक। तो ऑक्सीजन के मत्थे क्या आ गया? एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है? डबल बॉन्ड की जगह पे हो गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड डिसॉल्व हो गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए इसके पास। अभी नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अभी नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ से उठाएगा? इधर से, इस वाले बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। नाइट्रोजन की जो पेंटावैलेंसी है, क्या नाइट्रोजन, देखो इस चीज़ को देखो ध्यान से, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 2 8 कंप्लीट। इसका तो पहले से कंप्लीट था, 6 और 2 नाइट्रोजन से मिले हैं मुफ्त में, 8। नाइट्रोजन का 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है, कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो, नेगेटिव चार्ज का मतलब समझो, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो इसके मत्थे एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका भाई साहब कोई चेंज नहीं, इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो गेन कर लिया, तो इसके मत्थे भी कोई चार्ज नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, यहाँ पे इस वाले कार्बन का सोचो, इसका एक इलेक्ट्रॉन चल के इसके पास चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो गई, नाइट्रोजन स्टेबल हो गया, लेकिन ये गरीब हो गया, है ना। इसका यहाँ पे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन था और इसका एक इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के चले गए, तो मतलब इसका कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का। इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। उफ, आओ ठाकुर आओ, आओ आओ ठाकुर आओ। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दिस विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हम पीपल? क्लियर 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 भाई साहब? ओके ओके ओके। अभी आते हैं हम इस पे, देखो, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां से इधर आया ये, ठीक है, अच्छा, ऑल इन द फैमिली, इसलिए इतनी हंसी आ रही है। ओके, यहां पे भाई साहब ये उठ के इधर आ गया, समझ में आ रहा है? ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स अभी इधर आ गए भाई साहब, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? देखो, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके ओके ओके। तो अभी ये इधर से इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ गया, तो अभी पॉजिटिव चार्ज भाई साहब इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे देखकर बताओ, यहाँ पे जब आपका ये वाला, ये कौन सा ग्रुप हो गया? इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये गरीब ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भाई साहब इधर से अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, तो अभी भी देखो, यहाँ पे भी 3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। एटम्स ने अपनी पोजीशंस चेंज की है? नहीं चेंज की है। ठीक है, देखो, 1 प्लस 1 माइनस, तो न्यूट्रल अभी भी है। 1 प्लस 1 माइनस, न्यूट्रल अभी भी है। 1 प्लस 1 माइनस, न्यूट्रल अभी भी है। भाई साहब प्लस कहाँ पे? ऑर्थो पे। प्लस कहाँ पे? पैरा पे। और प्लस कहाँ पे? ऑर्थो पे। इसके पहले वाले में हमने क्या देखा? माइनस। ऑर्थो और पैरा पे क्या था आपका? माइनस। ठीक है, तो उन नेगेटिव पोजिशंस पे, अरे भाई साहब इधर खोल, उन नेगेटिव पोजिशंस पे कौन अटैक कर रहा था? इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। तो अभी ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अटैक करेंगी। सो व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स द एटम और सब्स्टिट्यूट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इट इज टर्म्ड एज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? आपके ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स आके यहाँ पे अटैक करेंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। Electrophile will attack only on meta position when substituents on benzene is electron withdrawing group. ठीक है, such as ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। सुन लो, इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है,
वो सिर्फ मेटा पोजीशन पे व्हेन सब्स्टिट्यूट ऑन बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये सारे आपके देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये एक लेंदी टॉपिक है। अरे वो भाई साहब खुला रखो थोड़ा सा, अभी इनका आगमन चालू है। हेलो, हाँ क्या नो की हो गया।